अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो पेन मैनेजमेंट के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स में पेन कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पेन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप का पेन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, किधर होता है पेन और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और कौन कौन से फैक्टर पेन को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले, पेन जो है एक कॉमन कम्युनिकेशन है। इसकी वजह से मोटर टास्क इफेक्ट हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग, हैप्पीनेस की जो जनरल फीलिंग्स है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इट कैन मेक लाइफ मिजरेबल फॉर द पेशेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन है स्पाइनल कॉर्ड की, काफ़ी ज़्यादा पेन। बाज जो है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई एक पेशेंट को, उस टाइम एक तो पेन हो सकता है, या काफ़ी अरसे बाद हो सकता है डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में। तो इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है मेनली इसमें, एक नोकिसेप्टिव कंपोनेंट और एक न्यूरोपैथिक। एक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, और एक जो है इसके अलावा जो मस्कुलोस्केलेटल और विसरल सिस्टम है, तो वो वाला पेन होता है। नोकिसेप्टिव जो है वो ये वाला है, सही है। तो एविडेंस जो है वो बताता है कि ये पेन क्यों होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस आ जाती है बाज़ ऐसी, जिसकी वजह से हाइटन सेंसिटिविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से पेन फील होता है। इसके अलावा रिसेप्टर जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं पेन के, उस जगह पे कोई चेंजेस आ जाए। उसके अलावा एबनॉर्मल फायरिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो जाए, तो इस वजह से पेन हो सकते हैं। डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी पाथवेज जो है वो ख़त्म हो जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, डिसरप्शन हो जाए, तो उस वजह से पेन ज़्यादा हो सकता है। ये एविडेंस है, ज़रूरी नहीं है, थीरीज है या थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। अच्छा, ये इसके वही जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पेन हुई है, और उसके बारे में बताया है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। असेसमेंट जो है, तो असेसमेंट का जो मेन फंक्शन है, रोल है, गोल है, वो ये है कि रूल आउट करें हम कोई सीरियस कंडीशन को। पेशेंट आया आपके पास पेन के साथ, सबसे पहले आपने रूल आउट करना है कि कोई फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, ट्यूमर या सिरिंगोमाइलिया ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, इन सारी कंडीशंस की वजह से भी ना, तो उसको रूल आउट करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई मोटर या सेंसरी डिटोरिएशन हो रही है, इसके अलावा ब्लडर बाउल डिसफंक्शन हो गया, वेट लॉस, बैलेंस इश्यूज, फीवर या नाइट स्वेट्स, ऐसी कंडीशंस आ रही है, तो इस पर और इवेल्यूशन करनी है कि इसकी वजह से भी कोई सीरियस रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा एक्यूट ट्रॉमा, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़, या हिस्ट्री ऑफ कैंसर का पेशेंट हो, तो उस वजह से जो है ज़रूरी हो जाता है, देखना पड़ता है। एससीआई पेशेंट्स जब इंजरी हो जाती है उनकी, तो उनके मसल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है जॉइंट्स में। जब उस पर वेट बेरिंग नहीं होती, जॉइंट्स पे, बोन्स पे वेट बेरिंग नहीं हो रही, तो बोन्स वीकेंड हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर प्रोन टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की वजह से जो है पेन हो सकता है बाद में, लेटेस्ट क्रोनिक स्टेज में, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, काफ़ी अर्से बाद। कॉमन टूल्स जिसके थ्रू हम सेवेरिटी या पेन को देख सकते हैं, वो है विजुअल एनालॉग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, पेन ड्राइंग्स एंड मैकगिल पेन क्वेश्चनियर। इसके अलावा एक चीज़ हमने देखनी है कि पेन कौन कौन सी एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन को लिमिट कर रहा है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा फंक्शनल असेसमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट ये लिखे हुए क्वेश्चनियर्स और टूल्स हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। पेन में आपने ये भी देखना है कोई बायोसाइकोसोशल फैक्टर तो प्रेजेंट नहीं है, लास्ट में इस बारे में बताएगी, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो खुद सेल्फ रिपोर्ट करेगा पेन, और वही हमें काफ़ी कुछ बता देगा कि पेन कैसा है, किधर है, किस नेचर का है, सब कुछ करेक्टरिस्टिक बता सकते हैं पेन के। अब जो दो टाइप्स हमने पढ़ी है, एक है न्यूरोपैथिक पेन, एक है नोकिसेप्टिव। अब दोनों को देखते हैं। सबसे पहले न्यूरोपैथिक पेन है। न्यूरोपैथिक पेन जो है कंप्रेसिव न्यूरोपैथी, नर्व रूट कंप्रेशन, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, इन चीज़ों की वजह से नर्व का पेन हो सकता है। जैसे ये ऊपर जो टेबल था, इसमें न्यूरोपैथिक पेन का बताया हुआ है, ये रीजंस देख ली, ये रीजंस लिखिए जो स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो इट कैन बी अबव द लेवल ऑफ इंजरी, एट द लेवल ऑफ इंजरी, और बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, और उसके स्ट्रक्चर्स ऊपर लिखे हुए थे उसमें। पेन की नेचर कैसी होती है, बर्निंग, इलेक्ट्रिकल, लाइक इलेक्ट्रिक, और स्टेबिंग पेन हो सकता है, सही हो गया। और ये आराम से एक्टिविटी या चेंज ऑफ पोजीशन के साथ इतनी इजीली नहीं जाता। इसकी वजह से पेशेंट्स की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है टच को, और वो तो वो तंग होता है इससे। पेन कैन ऑकर इन 2 से 4 डर्माटोम्स के दरमियान, जो आपको लीजन जिस जगह पे हुई है उससे लेके नीचे 4 डर्माटोम्स तक, उसके दरमियान आपको पेन हो सकता है। ये ज़्यादातर आफ्टर द इंजरी होता है। लेट सपोज C5 पे आपको इंजरी हुई है,
उससे नीचे जो सेंसेशन जिधर नहीं है, 4 डर्माटोम्स मतलब C6, C7, C8 और T1, तो इसके दरमियान आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा पेन कैन बी मोर डिफ्यूज बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। तो इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं, सेंट्रल डिसएस्थीसिया सिंड्रोम, डिसएस्थेटिक सेंट्रल पेन और ये फैंटम जो पेन है। अच्छा, इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन जो है डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, इसको ज़्यादातर फार्माकोलॉजिकली मैनेज किया जाता है। सही है। फिजियोथेरेपी जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत एविडेंस है कि दे कैन डिसेंसिटाइज द अफेक्टेड डर्माटोम, उधर पेन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं टेंस के थ्रू। एक्सरसाइज, ग्रेडेड एक्सरसाइजेस के अलावा एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस, और इसके अलावा कंस्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करके पेन को कम किया जा सकता है। पहला कंपोनेंट न्यूरोपैथिक, मैंने कहा न्यूरोपैथिक पेन एक है नोकिसेप्टिव पेन जो विसरल ऑर्गन्स और मस्कुलोस्केलेटल की वजह से होता है। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन जिसमें एक्सरसाइज हो गया, मसाज हो गया, स्ट्रेच, रीएजुकेशन और गाइडेड रिटर्न टू एक्टिविटी, इसके थ्रू मैनेज किया जा सकता है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिधर जिधर पेन आ सकते हैं ज़्यादातर, तो सबसे पहले नेक और बैक की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है उसे नेक में या बैक में पेन हो सकती है इनिशियल इंजरी के वक्त, या क्रोनिक भी हो सकता है बैक और नेक पेन। तो स्टार्ट में इंजरी हुई है तो उस जगह पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है या सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो सकती है, तो उस वजह से जो है पेन हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, इमोबिलाइजेशन के थ्रू उस जगह को हम इमोबाइल कर देते हैं, ठीक है, मूवमेंट उधर नहीं अलाउ करते। इसके अलावा पेन रिलीविंग मेडिकेशन, सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ बताता है कि कब इसको मोबिलाइज करना है, इमोबाइल किया हुआ है उस पर मूवमेंट नहीं करनी, कब तक इसमें मूवमेंट नहीं करनी। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्टिविटी को इनकरेज करे ताकि सेकेंडरी डिसेबलमेंट ना हो। ये जो हॉट पैक्स है विद और विदाउट जेंटल सुपरफिशियल मसाज, ये कब कर सकते हैं, जब उसको मोबिलाइजेशन की वो आ गई, इजाज़त आ गई कि आप अब मूवमेंट कर सकते हैं उस जॉइंट पे। तो इसके लिए मेडिकल क्लियरेंस भी लेना ज़रूरी है, आपने अगर हॉट पैक्स लगाने के साथ ये मसाज वगैरह करना है तो। अब क्रोनिक बैक और नेक पेन, 3 महीनों से ज़्यादा के लिए अगर पेन हो नेक में भी पेशेंट को और बैक में भी विदाउट एनी अंडरलाइंग कॉज जो कि पता हो, तो उसके लिए कौन सी मैनेजमेंट की जाती है, एक्सिस्टिंग क्लिनिकल गाइडलाइंस जो कि नॉर्मली पेशेंट्स के लिए जिनको क्रोनिक नेक या बैक पेन हो। अब नॉर्मल में पेशेंट हूँ, मुझे बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस नेक और बैक में पेन है विदाउट एनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो जो गाइडलाइंस उसके लिए वही यूज़ की जाती है लेकिन थोड़ी मॉडिफाइड और करके, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस में जो है कहते हैं कि पैसिव इंटरवेंशन सच एज मसाज हो गया, इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक या मैनुअल थेरेपी, जिसमें पेशेंट अपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, सारा थेरेपिस्ट उस पर फोकस कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है, तो उसका मिनिमल यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो है जो ग्रेडेड एक्सरसाइज हो गई, सपोर्टेड रिटर्न टू एक्टिव एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना और साथ ही साथ उसको प्रोग्नोसिस की रिएश्योरेंस देना, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, एग्जिस्टिंग क्लिनिकल गाइडलाइंस बता रही है। इसके अलावा असेसमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी की जो डिटेल्ड असेसमेंट होती है, आप पेशेंट से सब कुछ हिस्ट्री लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या हुआ है, आप कुछ जानना नहीं चाह रहे क्योंकि उसकी अंडरलाइन काज का इतना कुछ खास पता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई कंसर्न की बात है तो फिर आप उससे असेसमेंट कर सकते हैं पूरी। शोल्डर पेन, शोल्डर पेन बहुत ही कॉमन है पेशेंट्स में, C5 और अबव के टेट्राप्लेजिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स पैरालाइज होते हैं, शोल्डर के मसल्स उनके काम ही नहीं करते। तो जब शोल्डर के मसल्स काम नहीं करते तो उस वजह से जो है सबलक्सेशन हो सकती है, पुअर हैंडलिंग हो सकती है पेशेंट्स की, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग की वजह से और उस पर जोर पड़ता है, और शोल्डर पोजीशन ये मैंने कॉजेज बता दिए। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कॉमन है, इसकी इंसिडेंस लिखी हुई है, जब पेशेंट को इंजरी हुई उसके फर्स्ट ईयर में ज़्यादा शोल्डर पेन कॉमन है और फिर बाद में इंसिडेंस कम हो जाता है। सही हो गया। सबलक्सेशन, इसके अलावा फिजिकल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद और टॉपिक्स आते हैं। तो सबलक्सेशन एक बहुत कॉमन काज है स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो पैरालिसिस हुई होती है इन पेशेंट्स में शोल्डर के मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जब आप इन पेशेंट सीधा बैठा होता है तो उसके जो ह्यूमरस जॉइंट है, ये जो ह्यूमरस बोन है ये नीचे की तरफ वजन होता है, तो जिसकी वजह से ऊपर तो इसके सुपरस्पिनेटस काम नहीं कर रहा तो उसे पकड़े नहीं रख सकता, तो उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ पे स्ट्रेच पड़ता है और स्ट्रेचिंग होती है, इन्फीरियर सबलक्सेशन होती है। तो
इसके साथ साथ अगर स्कैपुला का जो इन्फीरियर बॉर्डर है, ये स्कैपुला इसके जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो मीडियल साइड पे आ जाए और नीचे की तरफ आए तो और भी ज़्यादा चांसेस है सबलक्सेशन के। और ये क्यों आता है ज़्यादातर इस तरह, सेरेटस एंटीरियर मसल जब काम नहीं करता, स्कैपुला को आगे होल्ड नहीं कर सकता तो वो पीछे की तरफ चले जाता है। और साथ ही साथ रोम्बॉइड मसल्स उसके अगर टाइटनड हो जाए, लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी उसमें हो जाए, तो स्कैपुला को मीडियली साइड पे अपनी तरफ मोड़ देता है। तो इस वजह से सबलक्सेशन के और भी चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा सबलक्सेशन और भी ज़्यादा कब हो सकती है, जब पुअर फिजिकल हैंडलिंग हो थेरेपिस्ट या केयरर से। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको सपोर्ट दी जाए शोल्डर सपोर्ट पे। शोल्डर सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय पिलो, स्ट्रैपिंग, लैप बोर्ड्स जब वो बैठा हो। तो ये हो गया। तो इस तरह उसके शोल्डर को सपोर्ट दी जा सकती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ डेल्टॉइड एंड सुप्रास्पाइनेटल मसल जो है वो सबलक्सेशन को प्रिवेंट कर सकती है, पेन को प्रिवेंट कर सकती है स्ट्रोक पेशेंट्स में, ये स्टडी की गई है। लेकिन टेट्राप्लेजिक पेशेंट्स में जो है उसकी प्रोग्नोसिस मोटर रिकवरी की पुअर है, तो ये इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। इसके अलावा अगर कोई वॉलंटरी मोटर पावर थोड़ी बहुत, लेट सपोज C6 का पेशेंट है, C5 का पेशेंट है, तो उसमें थोड़ी बहुत इधर मूव पॉसिबल है, इधर मसल्स में थोड़ी बहुत कंट्रक्शन पॉसिबल है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग करना हमारा सोल फोकस होना चाहिए, उनको बेनिफिट इससे मिलेगा। तो फिजिकल हैंडलिंग की वजह से कैसे शोल्डर डैमेज हो सकता है, पेन हो सकता है, रिपीटेड सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा होता है, पैरालिसिस जब होती है पेशेंट के उस मसल्स की, तो उसकी वजह से पेशेंट अपना शोल्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब कोई उसे मूव करता है उसके हैंड को, आर्म को, तो वो बचा नहीं सकता अपने शोल्डर को। इसके अलावा नॉर्मल स्कैपुलो ह्यूमरल जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि मसल्स उसके पैरालाइज्ड है, तो जिसकी वजह से सुपरास्पाइनेटस टेंडन इम्पिंज हो सकता है और पेन हो सकता है। इसके अलावा वो वो लोग जिनमें लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन हो जाए शोल्डर की, या इसके अलावा स्कैपुला अगर लेट सपोज वो स्ट्रेट सुपाइन लेटे हुए है तो उनका स्कैपुला तो नीचे की तरफ है, बेड के साथ अटैच है, तो उसमें मूवमेंट पॉसिबली नहीं हो सकती, तो और भी ज़्यादा इम्पिंजमेंट के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा पैसिव स्कैपुलर रोटेशन ख़त्म हो जाए या ग्लिनोह्यूमरल फ्लेक्शन ख़त्म हो जाए तो उस वजह से हो सकता है। या केयरर्स हो गए या थेरेपिस्ट हो गए, वो अपर लिम्ब को अगर पुल करे ज़ोर से ट्रांसफ़र के दौरान, तो उस वजह से पेन हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है और जिसकी वजह से पेन हो सकता है पेशेंट को, तो ख्याल करना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जो है सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा पेशेंट्स, केयरर्स, थेरेपिस्ट, फैमिलीज़ को तो एजुकेशन दे। इसके अलावा जो है पेशेंट को चाहिए कि वो औरों को बता सके, उसको इतना पता होना चाहिए अपने बारे में कि औरों को बता सके कि मुझे ऐसे हैंडल करो, मेरे शोल्डर मसल्स पैरालाइज है, डोंट ख़राब नहीं करने मेरे शोल्डर को। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल होइस्ट जो है वो ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करंट फ्रैक्चर्स जो है उससे क्या होता है, शोल्डर जॉइंट बच सकता है। अब आता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की मस्कुलोस्केलेटल पेन। अपर लिम्ब मतलब आर्म्स हो गए या लेग्स हो गई, लोअर लिम्ब उसमें, लेग्स या आर्म्स में जो है, हैंड हो गए, कहीं पे भी मस्कुलोस्केलेटल पेन हो जाए तो ओवर यूज़ की वजह से, तो उसके बारे में टू टाइप्स, कॉमन टाइप्स है। एक तो रिसेंटली इंजर्ड पेशेंट हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, उसके बाद उसको पता नहीं होता, और जब एक्सरसाइज वो कर रहा होता है नॉर्मली ट्रांसफ़र करने के लिए जो उसको आदी करते हैं पेशेंट को, वो जब ट्रांसफ़र करता है तो उसके तो अपने ये लिम्स उसके काम नहीं करते, लोअर लिम्स लेट सपोज, तो हैंड्स के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। तो जब हैंड के थ्रू ट्रांसफ़र करता है तो उसके हैंड्स पे स्ट्रेस पड़ता है, तो उस वजह से उनको पेन हो सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट यही होगी कि रेस्ट दे उनको, उस जगह को मोबिलाइज कर दे विथ स्प्लिंट्स, और जब पेन कम हो जाए तो फिर आराम आराम से उसको उस एक्सरसाइज पे वापस डालें। इसके अलावा सेकंड टाइम ऑफ पेन क्रोनिक ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है। आप जब बार बार आपके तो लोअर लिम्ब लेट सपोज एक पेशेंट के काम नहीं कर रहे, तो वो अपने अपर लिम्ब को यूज़ करते, अपर लिम्ब को आप बार बार यूज़ करते तो विद टाइम जो है उसमें पेन डेवलप होता है, स्ट्रेसेस आती है, जॉइंट पे एक्सेसिव लोड आता है, तो शोल्डर और रिस्ट जॉइंट ये ज़्यादा वल्नरेबल है। ट्रांसफरिंग, प्रोपेलिंग अ व्हीलचेयर और वॉकिंग एड्स में ये शोल्डर और रिस्ट जॉइंट का काफ़ी रोल होता है, तो इस वजह से इसमें पेन आ सकता है। शोल्डर पेन जो है पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, पैराप्लेजिक पेशेंट्स में, और टेट्राप्लेजिक पेशेंट में उससे भी ज़्यादा कॉमन है।
तो इसके क्यों टेट्राप्लेजिक में इसलिए क्योंकि इसमें शोल्डर के जो मसल्स है वो भी पैरालाइज्ड होते हैं, तो और भी ज़्यादा शोल्डर पेन हो सकता है। प्रिवेंटेटिव एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस देने चाहिए। इसके अलावा अगर उसके थोड़े बहुत ये शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स काम करें तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो इंटरनल रोटेटर का मसल है उसको स्ट्रेचेस देनी चाहिए ताकि इम्पिंजमेंट से बचा जा सके। सही हो गया। अल्ट्रासाउंड जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़फुल नहीं है, ये स्टडीज़ बता रही है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जो है, अवॉइड ओवर यूज़, जो चीज़ ओवर यूज़ हो रही है उसका ओवर यूज़ ना करें क्योंकि ओवर यूज़ की वजह से पेन आ रहा है। अवॉइड ओवर हेड शोल्डर मूवमेंट्स जिसकी वजह से इम्पेंजमेंट हो सकती है सुप्रास्पिनेटस टेंडन की। पेशेंट्स नीड टू मेक चेंज इन देयर लाइफस्टाइल। जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करे तो उसको कम कर दे। जैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र के नंबर को कम कर दे। व्हील चेयर के तरीके को जिस तरह से प्रोपेलिंग कर रहे हैं उस अगर उससे पेन हो रहा है तो दूसरे तरीके से करें। इसके अलावा कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसफ़र को मिनिमाइज़ करें। इसके अलावा होम और वर्क एनवायरनमेंट को रीअरेंज करें। ठीक हो गया। कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ये भी एक टाइप ऑफ न्यूरोपैथिक पेन है। ये जो है ज़्यादातर शोल्डर और आर्म को अफेक्ट करता है, उधर ज़्यादातर पेन होता है। कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर एंड आर्म पेन है। अच्छा, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम जो है CRPS, इसकी दो टाइप्स है 1 और 2। पहले इसको नेम दिया जाता था रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, सुना होगा काफ़ी लोगों ने। कॉजल्जिया भी हो गया, आप जानते भी होंगे। तो इसको अब आजकल कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेन तो होता ही है, पेन के साथ साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से? चेंजेस इन टेम्परेचर, कलर, स्वेटिंग, ये चीज़ें ऑटोनोमिक का काम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें एबनॉर्मली काम करता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स भी आते हैं साथ लिम्स में, पेन के साथ साथ। ट्रीटमेंट इसकी डिफ़िकल्ट है। सिंपैथेटिक ब्लॉकेट को काफ़ी थोड़े से पेशेंट्स जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बास पेशेंट्स में ये काम नहीं करता। तो ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट इसकी एनाल्जीसिया पे, पेन ब्लॉकर हो गया, इसके अलावा पेन किलर हो गया, इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वर्सेंट्स भी दिए जाते हैं। इसके थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। इसमें भी वही ग्रेडेड रिटर्न टू एक्टिविटी एंड डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। रोल ऑफ साइको सोशल फैक्टर्स इन क्रोनिक पेन, ये जो मैंने बताया था स्टार्ट में कि पेन इस वजह से भी हो सकता है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना साइको सोशल फैक्टर को। साइकोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं। ये साइको सोशल मॉडल भी है इस बारे में कि पेन जो है इस वजह से साइकोलॉजिकल वजह से भी ज़्यादा हो सकता है, सोशल कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है, और इन रीजंस की वजह से कम भी हो सकता है। अगर साइकोलॉजिकली पेशेंट अच्छा है, उसके साथ सोशली इन्वायरमेंट उसका अच्छा है, तो उस बंदे में परसेप्शन ऑफ पेन कम होगा, मतलब वो पेन को कम परसीव करेगा, उसे लगेगा कि मुझे कम पेन हो रहा है, जबकि बास पेशेंट्स को ज़्यादा हो सकता है। तो साइको सोशल फैक्टर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको जो है पेन आगे ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो इसके अलावा जो है साइको सोशल फैक्टर की यही बात है कि फिजिकल फैक्टर को तो आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट को इस जगह पे ये मसला है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, साथ साइको सोशल फैक्टर्स को भी देखना है क्योंकि इट इज़ अ बेटर प्रिडिक्टर। ओके। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये पेन को और भी ज़्यादा कर सकती है। पेन का जो रिस्क है कि बाद को पेशेंट में पेन होगा वो इससे ज़्यादा हो सकता है।